हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग एक गलती में देख रहा हूँ बार बार कर रहे हैं कि जब भी आप कोई ये रिवीजन वीडियो देख रहे हैं तो उसको 2-3 मिनट देखकर या 5 मिनट देखकर आप बंद कर दे रहे हैं। इससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। जब भी आप कोई वीडियो देखें तो पहले डिसाइड करके देखें कि मुझे रिवीजन कंप्लीट करना है, क्योंकि उसको पार्शली देखने से आपका रिवीजन नहीं होने वाला और उसको आप रिवीजन में काउंट भी मत करिए। तो जब भी आप किसी टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं उसको एज ए होल पूरा करिए, पहली बात ये है। दूसरा ये है कि इस रिवीजन के थ्रू आप चीज़ों को, रिएक्शंस को समझने की कोशिश मत करिए। आप रिएक्शंस को याद करिए। आपके नोट्स में अगर वो रिएक्शंस नहीं है तब भी आप उन रिएक्शन को लिख कर याद करिए, कि अगर आप सीधा सीधा रिएक्शंस को याद कर लेंगे तब भी आपको बेनिफिट होगा। मैकेनिज्म आप अपने नोट्स में देख सकते हैं या टीचर से पूछ सकते हैं, लेकिन इन रिएक्शंस को स्पीडली रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप कोई वीडियो देखें तो उसको कंप्लीट देखिए। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है अल्कोहल, ईथर एंड फिनोल्स। तो आज इस टॉपिक का हम फास्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। आपको अगर हम देखें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो हमें पता है कि एल्कीन से हम तीन तरीके से अल्कोहल बना सकते हैं। एक है डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। जब डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में ये अटैक होता है तो हम पहले कर चुके हैं कि यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा। अब कार्बोकेटायन में शिफ्टिंग होगी, जैसे यहाँ पर CH3 शिफ्ट हो सकता है, तो कार्बोकेटायन इस पोजीशन पे यहाँ पे आ गया। और जब कार्बोकेटायन यहाँ पे आ गया तो वाटर OH यहाँ पे जुड़ जाएगा ग्रुप। दूसरा एक मेथड हमने पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस केस में सिन एडिशन होता है और ओवरऑल एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। और तीसरे वाला एक हमने पढ़ा था OMDM। इस केस में आप कह सकते हैं कि एंटी एडिशन होता है और ओवरऑल प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ होता है। साइक्लिक एडिशन है ये दोनों, HBO और OMDM। और OMDM में किसी तरह का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। एल्किन में ही एक रिएक्शन हमने ऑक्सो प्रोसेस और पढ़ी है, जिसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ में एडिशन कराते हैं तो CHO ग्रुप जुड़ जाता है यहाँ पर, और इस CHO ग्रुप को आगे हम रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये एक एल्कीन से तरीका हो गया। दूसरा एक इम्पोर्टेंट तरीका है दैट इज कॉल्ड एज विथ हेल्प ऑफ RMGX। RMGX की रिएक्शन हम डिफरेंट कंपाउंड से करा सकते हैं। ये एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, ईथर्स हो सकते हैं। तो इन सब के साथ कराने पर हमको अल्कोहल मिल सकता है। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड से कराएंगे तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, बाकी किसी दूसरी एल्डिहाइड से कराएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन से कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, एसाइल हेलाइड से कराएंगे तो 2 स्टेप रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और फिर उसके बाद में CH3 अटैक करेगा, तो 2 बार ये रिएक्शन होगी, पहले कीटोन बनेगा फिर अल्कोहल बनेगा। ईथर्स में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, SN2 मैकेनिज्म है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, RMGX की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ भी कराते हैं तो पहले एक पेरोक्सी लिंकेज बनता है, उसके हाइड्रोलिसिस से फिर हमें अल्कोहल मिल सकता है। सिमिलरली एस्टर्स ले सकते हैं, एस्टर्स के साथ भी एसाइल हैलाइड की तरह से रिएक्शन होगा। पहली स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। और अगर हम RMGX की रिएक्शन कराएं एक्वस KOH के साथ में, तब भी हमको अल्कोहल मिल सकता है। एक मेथड हमको पता है कि प्राइमरी एमीन्स को अगर हम रिएक्शन कराएं विथ हेल्प ऑफ NaNO2 HCl एट लो टेम्परेचर, तो डाइएजो कंपाउंड की तरह से रिएक्शन होती है। जैसे एनिलीन में भी ये रिएक्शन होती है, वहाँ पर C6H5 N2 प्लस बन जाता है और बाद ये जो कंपाउंड होता है डाइजोनियम सोल्ट, वो कई अलग रिएक्शन देता है, सेंडमेयर वगैरह। यहाँ पर क्या है कि जब ये Rn2 प्लस बनेगा तो ये जो N2 है एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये निकल गया, कार्बोकेटायन बन जाएगा। और चूंकि हम एक्वस यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं तो वाटर एक्सेस में होता है, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाता है। अदरवाइज अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगी तो सॉरी, अगर HCl एक्सेस में होगी तो RCl भी बन सकता था। इसमें अगर हम कॉन्क H2SO4 वगैरह लें तो ईथर या एल्कीन भी बन सकती है, पर नॉर्मल कंडीशन में अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट होता है और रीअरेंजमेंट के थ्रू बन सकता है। एक रिएक्शन हमको और पता है कि अगर हम रिडक्शन कराएं विथ हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तब भी हमें अल्कोहल मिलता है। इन दोनों में से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रोंगर रिड्यूसिंग रिएजेंट है। ये अच्छा हाइड्राइड आयन डोनर है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में H- रिलीज होता है, तो AlH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होने की वजह से ये अच्छा हाइड्राइड डोनर है। और NaBH4 कंपेरेटिवली माइल्डर रिड्यूसिंग रिएजेंट है, H- उतनी आसानी से रिलीज नहीं करता। और इसी वजह से हमें पता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को वाटर सॉल्वेंट में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वाटर में
ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस विग्योरसली रिलीज कर देता है। तो इसको हम इसे ईथर में यूज करते हैं, जबकि हम सोडियम बोरोहाइड्राइड को वाटर में भी यूज कर सकते हैं। NaBH4 एल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का और एसाइल हैलाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करा सकते हैं, क्योंकि ये माइल्ड है। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हम रिडक्शन जो है एल्डिहाइड्स का भी करा सकते हैं, कीटोन का भी करा सकते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स का भी करा सकते हैं और साइक्लिक ईथर्स का भी करा सकते हैं। इस रिडक्शन में एक चीज़ और याद रखनी है कि जो H- आता है यहाँ इंट्रोड्यूसिंग रिएजेंट से, NaBH4 से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, वो कार्बन पे अटैक करता है और ऑक्सीजन पर चूंकि एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहां पर H आता है, तो वो वाटर से आता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर H वाटर से आता है और कार्बोनाइल कार्बन पर H रिड्यूसिंग रिएजेंट से आता है। ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, अल्कोहल्स को बनाने के लिए, खासकर इथाइल अल्कोहल के लिए हम फर्मेंटेशन मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इथाइल अल्कोहल का कॉमर्शियल यूज है। तो फर्मेंटेशन मेथड के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। फर्मेंटेशन मेथड में हम स्टार्च का या सुक्रोज का फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन में हम एक यीस्ट यूज करते हैं, और ये जो यीस्ट यूज करते हैं फर्मेंटेशन में, इसमें 3 एंजाइम्स खासकर होते हैं। एक कहलाता है इन्वर्टेज, एक कहलाता है माल्टेज और एक कहलाता है जाइमेज। तो जो इन्वर्टेज है वो क्या काम करता है, सुक्रोज को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के होते हैं। सुक्रोज जो बना होता है उसमें 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का होता है। और जो आ, अब हम या तो सुक्रोज का यूज करके इन्वर्टेज एंजाइम के थ्रू माल्टोज और ग्लूकोज बना लें उससे, या फिर स्टार्च के थ्रू वो काम कर सकते हैं हम। तो स्टार्च से पहले माल्टोज बना के फिर माल्टोज एंजाइम के थ्रू उसमें उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्लूकोज बन गया, फिर वो जाइमेज एंजाइम के थ्रू इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से जो इथाइल अल्कोहल बनता है उसमें वाटर काफ़ी अमाउंट में होता है। इसको फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोसेस में ले जाते हैं और वहाँ से फिर 95.6% इथाइल अल्कोहल तक हम बनाते हैं। और ये पता है कि ये इथाइल अल्कोहल को हम रेक्टिफाइड स्पिरिट भी बोलते हैं, या इसको हम एजियोट्रोप भी बोलते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग कंपोजिशन होती है इसमें, 4.4% वाटर होता है। मिथेनॉल को बनाने के लिए इंडस्ट्रियली हम एक वुड का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, और वुड के डिस्टिलेशन से एक हमें कंपाउंड मिलता है, इसको बोलते हैं पायरोलिगेनियस एसिड। पायरोलिगेनियस एसिड में एसीटोन होता है, एसिटिक एसिड होता है, और हमारा मीथेनॉल होता है, साथ में वाटर होता है। तो एसीटोन को और एसिटिक एसिड को अलग करके मीथेनॉल बनाते हैं, इसीलिए मीथेनॉल का एक नाम वुड स्पिरिट भी है। अल्कोहल्स की अगर हम रिएक्शन देखें तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो दो जगह से रिएक्शन हो सकती है, या तो OH बॉन्ड टूटे तो ये इसको एसिडिक नेचर भी कहलाता है, OH बॉन्ड वाला। और इस केस में जितना एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा उतनी रिएक्शन स्लो होगी। और दूसरा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें OH लिव करता है। तो पहले वाली जो रिएक्शन है, जैसे हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराएं, तो इस केस में अल्कोहल आसानी से रेडॉक्स रिएक्शन दिखा के हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये अल्कोहल्स का प्राइमरी टेस्ट भी होता है इनको आइडेंटिफाई करने का। अगर हम अल्कोहल को RMgx के साथ रिएक्शन कराएं तब भी वही एसिड बेस रिएक्शन होगी, एल्केन बनेगी। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ कराएं, इस केस में भी अल्कोहल से H+ निकलता है, और ये एस्टरीफिकेशन रिएक्शन भी कहलाती है। एनहाइड्राइड के साथ कराएं तब भी वो एस्टरीफिकेशन है। अल्कोहल को अगर हम रिएक्शन कराएं कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो इसको हम ल्यूकास रिएक्शन भी बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं। और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसंट्रेटेड HCl, इसके मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि ये एक SN1 टाइप की रिएक्शन है, जिसमें H+ उस OH पे अटैक करके वाटर मॉलिक्यूल निकल के कार्बोकेटायन बनता है, और जो प्रोडक्ट बनता है अल्काइल क्लोराइड, ये वाटर में वाइट टर्बिडिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, या जहां पर कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल बनेगा, ये वाइट टर्बिडिटी तुरंत आ जाती है। सेकेंडरी अल्कोहल्स में स्लो आती है, लगभग 5 मिनट्स में आती है, और प्राइमरी अल्कोहल्स में ये बहुत इनफाइनाइट टाइम पे आती है या आती ही नहीं है। तो इस बेस पे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट करते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 PCl3 से कराएं तो ये SN2 रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। एल्काइल हैलाइड बनता है, PBr3 वैसी है, PI3 वैसी है। तो यहाँ पर रेड फॉस्फोरस आयोडीन भी ले सकते हैं, रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन भी ले सकते हैं। SOCl2 के साथ भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये SNI है, और SOCl2 पिरिडीन की प्रेजेंस में लें तो फिर से SN2 हो जाती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम HI के साथ रिएक्शन कराएं तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर फिर SN1 रिएक्शन होकर I आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्क H2SO4 के साथ में अगर हाई टेम्परेचर पे कराएंगे तो एल्कीन बनेगा,
अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कराएंगे तो ईथर बनेगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम सोडियम की प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड से करेंगे तो पहले सोडियम एल्कोक्साइड बन गया, फिर एल्काइल हैलाइड के साथ में नॉर्मल टेम्परेचर पे ये SN2 रिएक्शन है, इसको हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसके साथ में कराएं तो अगेन Al2O3 इसको बेटर लिविंग ग्रुप बना देगा, उसके बाद में अमोनिया उस पर टेक करके एमीन बन जाएगा। Al2O3 के साथ रीहीट करने पर यहाँ पर भी ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की तरह करेगा, एल्कीन बन जाएगी। एक हमारे पास में टेस्ट है जिसको नाम देते हैं विक्टर मेयर्स टेस्ट। इस विक्टर मेयर टेस्ट की हेल्प से भी अगेन वी डिफरेंशिएट इन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स। 1 डिग्री एल्कोहल के केस में हम करते क्या है, जो प्राइमरी एल्कोहल है उसकी रिएक्शन पहले फोस्फोरस और आयोडीन के साथ में कराते हैं। अब हमको याद रखना है कि फोस्फोरस आयोडीन एंड PI3, यहाँ तो ये इस तरह मान सकते हैं इसको कि PI3 बन गया, लेकिन फोस्फोरस और HI के साथ में लेने पर वो रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह एक करेगा, वो अल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा P+HI। PI3 क्या करेगा, यहाँ पर आयोडाइड लगाएगा, AgNO3 के साथ में नाइट्रो एल्केन बनेगा। इसको अगर हम HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एक H निकलकर और इससे OH निकलकर एक नाइट्रोलिक एसिड कंपाउंड मिलता है इस तरह का, और ये नाइट्रोलिक एसिड का कलर ब्लू होता है। NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम सोल्ट बनाएगा और फाइनली कलर रेड हो जाता है, तो यहाँ पर ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फाइनल रेड कलर आता है इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल जब ये नाइट्रो एल्केन बनता है और नाइट्रो एल्केन के बाद में ये जो कंपाउंड मिलता है इसको हम बोलते हैं स्यूडो नाइट्राइल। देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड मिला है नाइट्रोलिक एसिड, ये जो H यहाँ पे आया है, इनिशियली ये कंपाउंड हमारा इस तरह का था, N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H था, तो इसके हम कह सकते हैं कि इसके रीअरेंजमेंट की वजह या टोटोमरिज्म के थ्रू इसमें कन्वर्ट हुआ था, इसमें वो चांस नहीं रह पाते, तो ये कंपाउंड उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता जो सेकेंडरी अल्कोहल वाला है, वो NO के फॉर्म में ही रहता है, तो ये नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो फिर NaOH के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है। अच्छा, इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल आपका जब ये नाइट्रो एल्केन मिल जाता है, तो नाइट्रो एल्केन मिलने के बाद में चूंकि उस कार्बन पर इस पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, कोई H है ही नहीं, तो जब H है ही नहीं तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए मिस है, यहाँ पर ये H है नहीं, तो इसलिए थोड़ा डायग्राम को देखकर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये H यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पर चूंकि H है ही नहीं इसलिए नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं होती है। सेकेंडरी अल्कोहल में फाइनली ब्लू कलर आता है, 3 डिग्री अल्कोहल में ना तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होती है, तो ना पहले कलर आता है ना कोई कलर चेंज होता है, तो ओवरऑल 1 डिग्री अल्कोहल में रेड कलर, 2 डिग्री अल्कोहल में ब्लू कलर और 3 डिग्री अल्कोहल में देयर इज नो कलर एंड नो कलर चेंज। अच्छा, अगर हम एक चीज़ और देखें यहाँ पर कि हमारे पास में अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराएं, तो अगर हम डायरेक्टली पोटेशियम डाइक्रोमेट या KMnO4 से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो पहले एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज होते हैं और एल्डिहाइड से वो एसिड तक चले जाते हैं सीधे सीधे, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल खाली कीटोन तक जा सकते हैं, और कीटोन पे चूंकि फिर ये बीच वाले कार्बन पर कोई H नहीं है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, और 3 डिग्री अल्कोहल में अगर हम देखें तो कोई रिएक्शन नहीं होती KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में, तो उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता। एज ए टेस्ट ये होता है कि ये जो KMnO4 का पर्पल कलर है वो डिसअपियर होगा, या पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा Cr2O3 में। कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं हमारे पास में, जैसे PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये पिरिडीन के साथ में HCl का एक सोल्ट है और उसमें हमारा CrO3 है और सॉल्वेंट CH2Cl2 है, तो इस केस में हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है ये एल्डिहाइड तक रहेगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन तक होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसका सेकेंड स्टेप में एक्चुअली ऑक्सीडेशन होने का जो कोज होता है वो होता है कि एल्डिहाइड अपना हाइड्रेट बना लेते हैं, और हाइड्रेट बना के फिर वो क्रोमिक एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्रोमिक एस्टर बनाते हैं, फर्दर फिर ऑक्सीडेशन होता है। इन केस ऑफ CH2Cl2 इन एल्डिहाइड का हाइड्रेट बन ही नहीं पाता, एल्डिहाइड का हाइड्रेट नहीं बनने की वजह से क्रोमिक एस्टर नहीं बनता, इसलिए फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मेजर कोज ये है। सिमिलरली अगर हम एक PDC यूज करें तो PDC हमारा है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट के साथ में पिरिडीनियम सोल्ट है हमारे पास में। जोन्स रिएजेंट आपको पता है कि इसमें हम CrO3 लेते हैं विथ सम अमाउंट ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो इन सभी का यही काम है
कि ये सेलेक्टिवली एल्डिहाइड को, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक या कीटोन तक रोकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को। सेकेंडरी अल्कोहल वैसे भी कीटोन से आगे ऑक्सीडाइज नहीं होता, पर पीसीसी और पीडीसी भी वही काम करेंगे। कॉपर की प्रेजेंस में अगर हम हीट करें प्राइमरी अल्कोहल को तो ऑक्सीडेशन होता है। इस रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन को जब अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बनता है उसको डिहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक एच हटके यहाँ से एक एच हटके डबल बॉन्ड ओ आ रहा है। तो कॉपर की प्रेजेंस में भी इसी तरह का रिएक्शन हो रहा है, ये भी एक सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन की तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में कीटोन बनेगा। लेकिन ये याद रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन है, एल्कीन बनती है। एक सेलेक्टिव रिएक्शन एल्यूमिनियम टाइट ब्यूटॉक्साइड और यूज कर सकते हैं, वो भी प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ले जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तक ले जाएगा। ल्यूकास टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। एस्ट्रिफिकेशन एक बार फिर से हम देख सकते हैं। एस्ट्रिफिकेशन 2-3 तरीके से हो सकता है। एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है कि अगर हम नॉर्मल प्राइमरी अल्कोहल्स लें और प्राइमरी एसिड लें तो इसे फिशर एस्ट्रिफिकेशन भी कहते हैं अगर हम एसिडिक मीडियम में कराएं तो, और रिवर्स रिएक्शन को एस्टर हाइड्रोलिसिस कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो H+ है वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O पर अटैक करता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है, उस वजह से फिर अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना आसान हो जाता है। तो इस केस में अल्कोहल न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है और एसिड से OH निकलता है, इसलिए अगर हम यहाँ पर O18 लेंगे तो वो वाटर में मिलता है। पर चूंकि इस केस में अल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, तो हम कहते हैं कि चाहे से वो अल्कोहल हो या एसिड हो, दोनों में ही बल्कीनेस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अगर दोनों 1 डिग्री है तो रिएक्शन रेट ज्यादा होती है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी रिएक्शन रेट घटती जाएगी, राइट। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि कोई एक बहुत ज्यादा बल्कि ले लें, जैसे 3 डिग्री अल्कोहल ले लें, उस केस में अगर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो चेंज यहाँ पे होता है कि ये जो H+ है वो अल्कोहल पे अटैक कर देगा, कार्बोकेटायन बना देगा, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ बन जाएगा और ये फिर ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा और फिर एस्ट्रिफिकेशन होगा। इस केस में चूंकि कार्बोकेटायन अल्कोहल पे बन रहा है, अल्काइल कार्बोकेटायन बन रहा है और उसके बाद में उसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। एक रिएक्शन ये हो सकता है कि अगर एसिड बहुत ज्यादा बल्कि ले लें हम और अल्कोहल प्राइमरी लें, तो उस केस में भी अल्कोहल अगर बीच वाले कार्बन पे अटैक कर ही नहीं पाएगा, तो इस केस में हम कहते हैं कि जो H+ है वो इस OH पे अटैक करके पहले वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल के एसाइल कार्बोकेटायन बनाएगा जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, फिर एसाइल कार्बोकेटायन पे अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक करता है, राइट। इसका एक एग्जांपल इस तरह देख सकते हैं कि मान लेते हैं हम कोई इस तरह कंपाउंड लें जिसमें एक बेंजीन रिंग पर 3 पीएच ग्रुप लगे हैं, 3 और बेंजीन रिंग लगी है और फिर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसको H+ के साथ में रिएक्शन कराएं तो एसाइल कार्बोकेटायन बनेगा और एसाइल कार्बोकेटायन चूंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो एक किसी एक रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे टेक करके इस तरह से एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा, राइट। अच्छा, कुछ अल्कोहल के साथ साथ में अगर हम डाई हाइड्रोक्सी या आप कह सकते हैं कि ग्लाइकोल्स की रिएक्शन करें तो एक रिएक्शन होती है जिसका नाम देते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड 1,2 डाइओल्स की रिएक्शन है। इसको जब एसिडिक मीडियम में ले जाते हैं तो पहले एक स्टेबल कार्बोकेटायन मिलता है OH ग्रुप हटकर और उसके बाद में 1,2 शिफ्ट होता है। तो इसमें हमको एक शिफ्टिंग का ऑर्डर ध्यान रखना है कि हाइड्राइड शिफ्ट सबसे आसानी से होता है, फिर फिनाइल है, फिर 3 डिग्री अल्काइल है, फिर 2 डिग्री अल्काइल है, फिर 1 डिग्री अल्काइल है। तो एग्जांपल्स इसके याद रखने हैं। तो कार्बोकेटायन बन के और CH3 यहाँ पे शिफ्ट हुआ, जो कि पहले कार्बोकेटायन वहीं बनेगा जहां पर स्टेबल बनना चाहिए था, तो पीएच की जगह बनेगा। तो इस रूल का मतलब ये नहीं है कि हम पहली स्टेप में ही उस चीज को गलती कर दें। तो इस केस में कार्बोकेटायन पहले यहीं बनेगा, उसके बाद में मिथाइल शिफ्ट हुआ, फिर उसके बाद में मिथाइल शिफ्ट होने के बाद में ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। इस कीटोन को हम पिनाकोलोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी कि एक और रिएक्शन है जब हम इस तरह 1,2 डाइओल की रिएक्शन HiO4 से एक्वस मीडियम में या लेड टेट्राएसीटेट के साथ में करें तो ये 1,2 डाइओल का ऑक्सीडेशन होता है इस रिएक्शन में। एक पहले 1,2 डाइओल के साथ में जब हम लेड टेट्राएसीटेट या HiO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलकर एक इस तरह का साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है और ये साइक्लिक इंटरमीडिएट फर्दर टूट जाता है, ये स्टेबल नहीं रहता, फर्दर ये टूट जाएगा इस तरीके से। तो इस तरह टूटने से आपका ये वाला पार्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ये वाला पार्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया और HiO3 मिल गया, यानी आयोडीन यहाँ पर रिड्यूस हो गया +7 से +5। सिमिलरली लेड में भी ऐसा ही हो रहा है, लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो ये भी इसी तरह सिमिलर टूटकर लेड एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। अगर हम 1, 2, 3 ट्राइओल्स लें तो ये स्टेप वाइज 2 बार होगी, एक बार रिंग यहाँ पे बन जाएगी
ये रिंग बनने से ऊपर वाला पार्ट एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, नीचे वाला पार्ट भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ, लेकिन उसके साथ में CH2OH जुड़ा हुआ है। एक्वस मीडियम से ये होता है, जैसा कि हम क्रोमिक एसिड वाली रिएक्शन में देख रहे थे, कि ये एल्डिहाइड वाटर से रिएक्शन करके सॉल्यूशन में अपना हाइड्रेट बना लेता है, और ये हाइड्रेट फिर से लेट टेट्राएसीटेट के साथ में साइक्लिक प्रोडक्ट बना लेता है, और अब जब ये साइक्लिक प्रोडक्ट टूटेगा तो ये वाला पार्ट जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई OH बीच में होगा, दो OH के बीच में, तो दो बार ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन तब भी हो सकती है जब हमारे पास में 1,2 पोजीशन पर एल्डिहाइडिक ग्रुप्स हो, लाइक दिस। उस केस में दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और उसके साथ में फिर CH2OH है, तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाती, या OH 1,2 पोजीशन पे नहीं है, 1,3 पे है, 1,4 है, तब भी ये रिएक्शन नहीं होती है। कुछ रिएक्शन अगर हम डायोल्स की देखें, तो डायोल्स में अगर हम 1,2 डायोल की रिएक्शन हम कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 से कराएं, तो ये रिएक्शन अपने आप में एक तरह से NO2 प्लस बनता है। उसी तरह की रिएक्शन है जैसे एरोमेटिक कंपाउंड में होती है, वो NO2 प्लस ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर पे अटैक करके इस तरह से नाइट्रो एल्केन बनाता है, जैसे हम इथाइलिन डाई नाइट्रेट बोल सकते हैं। माइल्ड एक्सप्लोसिव होता है। अगर हम HNO3 के साथ में अल्कोहल्स को हीट करते हैं, तो जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है वो एसिड तक ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इन केस ऑफ 1,2 डाइओल यहाँ पर हमको ऑक्जेलिक एसिड मिल जाएगा। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 H3PO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो कुछ प्रोडक्ट हमको पिनाकोलोन टाइप का मिल सकता है, पर यहाँ पर इस केस में चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं है, तो दो मॉलिक्यूल में आपस में डिहाइड्रेशन होकर ये दो मॉलिक्यूल इस तरह जुड़ जाते हैं, तो ये आपका डाइऑक्सेन भी इस केस में मिल जाता है। एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जो होते हैं, एक से ज्यादा जिनमें OH ग्रुप्स होता है, खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में ही टूट पाता है, ईथर में दे आर नॉट सॉल्युबल। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स आर नॉट ईथर सॉल्युबल। अगर हम ग्लिसरॉल लें, 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड लें और इसका कंसंट्रेट HNO3 H2SO4 से रिएक्शन कराएं, तो सिमिलर रिएक्शन है। जो प्रोडक्ट बनता है वो TNG है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन बोल सकते हैं इसको, ये भी एक्सप्लोसिव है। HNO3 के साथ हीट करेंगे तो जो टर्मिनल OH है वो एसिड में ऑक्सीडाइज हो गए। कोंक H2SO4 के साथ में डिहाइड्रेशन के साथ साथ में हमने जो पिनाकोलोन टाइप भी रिएक्शन करा दी, तो एक्राइल एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर अगर हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो मोनो ऑक्जिलेट आपको यहाँ पर एस्टर मिलता है, जिसको हीट करने पर एक CO2 मॉलिक्यूल निकल के और उसको हाइड्रोलिसिस करा दें तो फॉर्मिक एसिड मिल जाता है। तो फॉर्मिक एसिड को प्रिपेयर करने का तरीका भी होता है ये। और अगर हम 150 डिग्री से ऊपर अगर हम हीट करें, तो आपको दोनों ये जो ऑक्जेलिक एसिड के ग्रुप हैं वो जुड़कर डाई ऑक्जिलेट बना लेंगे, और दो मॉलिक्यूल CO2 को निकल के फिर आपका इस तरीके से एलाइल अल्कोहल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये सारी अल्कोहल की रिएक्शन हुई। ईथर्स की ज्यादा रिएक्शन नहीं है, ईथर कंपेरेटिवली रिएक्टिव नहीं होता। तो एक तो हम एल्कीन से पढ़ चुके हैं कि OMDM के थ्रू इसको बना सकते हैं, और हम एल्काइल लैड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराकर विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू बना सकते हैं, या इथेनॉल को हम कोंक H2SO4 के साथ मोर देन 100 डिग्री पर लेस देन 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिएक्शन कराएं तो ईथर बन सकता है, या इथाइल आयोडाइड की इथाइल हैलाइड या एल्काइल लैड की रिएक्शन ड्राई Ag2O के साथ में कराते हैं, तब भी हमको ईथर मिलता है। क्योंकि अब ईथर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, एक तो इसकी ये है कि इसको एयर में हम खुला नहीं छोड़ सकते, एयर में खुला छोड़ने पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसकी जो अल्फा पोजीशन है इस पर परऑक्सी लिंकेज बन जाते हैं। HI के साथ हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि अगर हम डायल्यूट HI लेंगे तो एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर इसमें बल्कि ग्रुप नहीं है तो ये SN2 टाइप से रिएक्शन होगी। एल्काइल हैड उस साइड से रिएक्शन करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो एल्काइल हैड इस साइड से रिएक्शन करेगा CH3 पर, तो जो बल्कि ग्रुप है वो अल्कोहल के साथ चला जाएगा, छोटा ग्रुप आयोडाइड के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास में ईथर बल्कि है और एक्वस मीडियम HI के साथ ले रहे हैं, तो उस केस में SN1 रिएक्शन हो जाएगी, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, तो I माइनस फिर उस पर अटैक करेगा। और एक्सेस ऑफ HI में हम रिएक्शन कर चुके हैं कि दोनों मॉलिक्यूल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक रिएक्शन हम पहले ही कर चुके हैं कि ईथर्स की रिएक्शन अगर हम निकल हाइड्रोजन के साथ में कराते हैं, खासकर थायो ईथर की, तो ये एल्केन तक रिड्यूस हो जाता है। अल्कोहल को अगर हम CH2I2 डाइजोमीथेन या CH2N2 के साथ अगर हम हीट करेंगे तो कार्बिन बनेगी, कार्बिन ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करके आपको ये ईथर में कन्वर्ट हो सकता है फाइनल कंपाउंड, तो ये याद रखना है। लास्ट है हमारा यहाँ पर फिनोल, इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो फिनोल की प्रिपरेशन के लिए हम बेंजाइल इसको हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन ले लें। क्लोरोबेंजीन को हम अगर हम KOH के साथ हीट करेंगे तो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू फिनोल मिल सकता है। एक क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड होता है, इसमें हम क्यूमीन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलता है।
इसका अगर हम एसिडिफिकेशन कराएंगे तो यहाँ पर H+ आयन अटैक करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और उसके बाद में इस ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए एक फिनाइल शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद में हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें एक फिनोल और एसीटोन हो जाएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, सीधा वाटर से रिएक्शन करा दें या KOH के साथ रिएक्शन करा दें तो भी फिनोल मिल सकता है। और अगर हम बेंजेल्डिहाइड जो है इसको H2O2 KOH के साथ रिएक्शन कराएं तो ये रिएक्शन वैसी ही है जैसे कि हम HBO में सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन कराते हैं, वो वाला स्टेप है, इसके थ्रू फिनोल मिल जाता है। अगर हम ये रिएक्शन है कि किसी कीटोन की रिएक्शन जो है जिसमें कि एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हो, बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन भी कहते हैं इसको, परऑक्सी एसिड से रिएक्शन करा दें तो ऑक्सीजन बीच में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमको फिनोल मिल जाएगा। एक हम देख सकते हैं कि अगर हम C6H5 MgCl इसको पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें तो C6H5OO MgCl मिलेगा और इसको अगर हम फिर से C6H5 MgCl के साथ रिएक्शन करा दें तो C6H5O MgCl मिलेगा। इसके हाइड्रोलिसिस से भी हमको फिनोल मिल सकता है। तो ये सारे फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, राइट। फिनोल एसिडिक नेचर का होता है पर ये वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं है और फिनोल का Ka वैल्यू जो है वो लगभग 10⁻⁻10 की रेंज में होता है, तो ये वीक एसिड है। फिनोल को अगर हम एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो एस्टर मिलेगा और इसमें एक एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराने पर इसको हम फ्राइस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, इस रिएक्शन को ये होगा। तो इस केस में रीअरेंजमेंट के थ्रू एक तरह सीधा सीधा आप कहो तो फिनल कार्फ एसाइलेशन की तरह से है पर सीधा सीधा फिनोल में नहीं होता है। तो इस केस में अगर हम 60 डिग्री पे रिएक्शन कराते हैं तो ये जो कीटो ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज के एसाइल कार्बोकेटायन के थ्रू शिफ्ट होगा वो पैरा पोजीशन पे होता है। इसमें इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म होती है और हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन ऑर्थो पे होती है, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होती है 160 डिग्री पर। लेकिन इसका एक रिवर्स रिएक्शन अगर फिनोल की हम कॉन्क H2SO4 के साथ सल्फोनेशन कराते हैं तो लो टेम्परेचर पर ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड बनेगा वो लो टेम्परेचर पे 60 डिग्री पर और हाई टेम्परेचर पे इसमें पैरा पे होता है, तो ये हमको याद रखना है। फिनोल की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ में कराएं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट तो ये रिएक्शन स्लो होती है, तो इसमें ब्रोमिनेशन ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होती है। लेकिन ब्रोमीन वाटर में कराएं तो इसमें Br+ आसानी से जनरेट हो जाता है, रिएक्शन विगरसली होती है, फिर 2,4,6 टाई ब्रोमो फिनोल मिल जाएगा, राइट। फिनोल को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएं एसिडिक मीडियम में तो इस केस में H+ आयन जो है वो इस ऑक्सीजन पे अटैक करके C+ बनाएगा और ये C+ फिनोल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, तो जो सैलिसिलिक एसिड मिलेगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में मिल सकता है। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होगा, पहले फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर रेजोनेंस के थ्रू ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो CO2 पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, फिर टोटमराइजेशन के थ्रू ये रिएक्शन होती है, फिर इसको हम कोल्बे-श्मिट्ज रिएक्शन भी बोलते हैं। फिनोल की रिएक्शन अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में कराएं तो ये भी एसिडिक या बेसिक दोनों मीडियम में हो सकती है। जब ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है तो अगेन सिमिलर मैकेनिज्म के कार्बोकेटायन बनेगा जो फिनोल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, तो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिल सकता है। इसका फर्दर एसिडिफिकेशन होकर एक पॉलीमर मिलता है जिसमें कि कार्बोकेटायन बेंजाइल कार्बोकेटायन मिलता है और फिर वो दूसरे रिंग पे अटैक कर देता है। तो इस तरीके से जो पॉलीमर मिलता है उसको हम बेकेलाइट बोलते हैं, ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। फिनोल की रिएक्शन अगर हम बेसिक मीडियम में कराएं तो वो भी ऊपर सिमिलर रिएक्शन है कि पहले फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन आयन आएगा, फिर वो एल्डिहाइड पे अटैक करके और वही टोटमराइजेशन के थ्रू बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो पे बनता है। फिनोल की रिएक्शन अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ में करें तो ये जो डाइजोनियम केटायन है N+ है वो फिनोल के पैरा पोजीशन पे मेनली अटैक करता है। स्लाइटली बेसिक मीडियम चाहिए होता है इसके लिए ताकि O- बन जाए आसानी से। तो ये एक डाई बनती है, इसको एजो डाई भी बोलते हैं, तो डाई एजोटाइजेशन इस रिएक्शन को बोलते हैं। फिनोल के केस में ये ऑरेंज कलर की डाई बनती है, कलर याद रखना है। फिनोल में एक टेस्ट हम यूज कर सकते हैं लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। इस केस में हम HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले क्या होता है, ये जो NO+ बनता है वो फिनोल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। उसके बाद में टोटोमराइज करके ये इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है कंपाउंड, और एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम में जब कंपाउंड ये इस तरीके से कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर आपका टोटोमाइसिन जब कन्वर्ट होगा तो N+ बनेगा और ये जो N+ है वो फिनोल के पैरा पोजीशन पे फिर से अटैक कर सकता है। तो ये फिर से अटैक करके आपका ये ब्लू कलर का होता है और ये जो ब्लू कलर कंपाउंड है
अगर आप इसको NaOH में डालते हैं ब्लू कलर के साथ में, तो यहाँ पर ये रेड कलर का है और NaOH के साथ में ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो विक्टर मेयर के जस्ट अपोजिट है कि एसिडिक मीडियम में यहाँ पर रेड कलर होता है और NaOH की प्रेजेंस में ये सोडियम सॉल्ट मिलके ब्लू कलर हो जाता है। फिनोल की रिएक्शन अगर हम HCN के साथ में कराएं इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड ZnCl2, तो वैसे ही कि यहाँ पर एक कार्बोकेटायन इस तरह से मिलेगा और ये कार्बोकेटायन फिनोल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे रिएक्शन करके इमीन बनाएगा। इस इमीन का हाइड्रोलिसिस करने पर हमको सैलिसिल एल्डिहाइड मिल जाएगा। फिनोल की क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन हम कर चुके हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा। फिनोल की अगर हम CCl4 के साथ में कराते हैं, ऊपर CO2 के साथ में करा सकते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड बनाया। इस सैलिसिलिक एसिड की 2 रिएक्शन और याद रखनी है कि इसको CH3COCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो OH पे रिएक्शन करके एस्टर ग्रुप यहाँ पे बनाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसको एस्प्रिन भी बोलते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट देगा, फिनोल का टेस्ट नहीं देगा एस्प्रिन, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर मिथेनॉल के साथ में इसकी रिएक्शन कराएं तो मिथेनॉल के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिएक्शन करेगा, तो इस केस में हम बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट बनेगा। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी बोलते हैं, ऑयली कंपाउंड है ग्रीन कलर का, तो ये फिनोल का टेस्ट देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट नहीं देगा। फिनोल का एक कॉमन टेस्ट है कि इसको FeCl3 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। फिनोल की एक और टेस्ट है कि फिनोल को अगर हम थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिनोल्फथेलिन मिलता है। तो फिनोल्फथेलिन जब ये न्यूट्रल फॉर्म में है तो कलरलेस होता है, और जब इसको हम NaOH में डाल देंगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्यूइनोइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इस क्यूइनोइड स्ट्रक्चर में कन्वर्जन होने की वजह से इसका कलर पिंक होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में अगर हम डिफरेंशिएशन देखें टेस्ट वाइज, तो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट तीनों से रिएक्शन कर लेता है, जबकि फिनोल NaOH और Na2CO3 से रिएक्शन कर लेगा एसिड बेस, सोडियम बाइकार्बोनेट से नहीं कर पाता, क्योंकि जो प्रोडक्ट H2CO3 बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर वो ज़्यादा एसिडिक है फिनोल से। तो अगर हम याद रख सकते हैं कि जब हम कंपेयर करें एसिटिक एसिड H2CO3 और फिनोल, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आएगा कि एसिटिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद में फिनोल है। डाइनाइट्रोफिनोल और ट्राइनाइट्रोफिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर लेते हैं, ये भी हमको याद रखना है, क्योंकि जो ट्राइनाइट्रोफिनोल है जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, उसका जो Ka वैल्यू है काफ़ी कम होता है, जैसे pKa 0.1 के आसपास होता है, उसका Ka वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, pKa कम हो गया यूँ बोलेंगे हम। एल्कोहल का एक टेस्ट होता है विथ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एक किस तरह का कंपाउंड है, इसमें सीरियम पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फिनो एल्कोहल खाली ये टेस्ट दिखाते हैं एक्सक्लूसिवली, तो एल्कोहल इसके साथ रिएक्शन करके एक रेड कलर का प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉल्यूशन होता है ये, तो ये एक्सक्लूसिवली ये टेस्ट खाली एल्कोहल्स देते हैं। फिनोल का ऑक्सीडेशन हम HNO3 के साथ में कराएं तो इस तरह का होता है कि एक ही C डबल बॉन्ड O मिलता है, KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O दोनों ऊपर नीचे दोनों जा जाता है, तो क्यूनोन टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता है आपको। और फिनोल का एक रिएक्शन होता है ELBS ऑक्सीडेशन, तो इसमें हम मार्शल एसिड का पोटेशियम सोल्ट लेते हैं, तो मार्शल एसिड का जो पोटेशियम सोल्ट हम लेते हैं उसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह से देख सकते हैं, एक परऑक्सी लिंकेज होता है, तो इस परऑक्सी लिंकेज में जब रिएक्शन होती है तो जो O+ वाला पार्ट है वो फिनोल के पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, उसका हाइड्रोलिसिस करने पर एक OH फिनोल के पैरा पोजीशन पे आ जाता है। दैट्स ऑल। देखिए याद रखिए कि यहाँ पर स्पीड मेरी ज़्यादा है, पर मेरा एम ये है कि आप इसी स्पीड के साथ प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप इसी स्पीड को पकड़ पाएंगे तभी रियली में आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएंगे। हमारा एम यहाँ पर कुछ नया सीखना नहीं है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। आप वो चीज़ एक्सपेक्ट करके इसको मत रिवाइज करिए, मेरे साथ स्पीडली इसको फास्ट करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है वो भी इसी स्पीड से वर्क करना चालू कर देगा। हो सकता है कि 2-3 बार 4 बार जब तक आप सुनेंगे नहीं करेगा, पर बिलीव मी जब आप इसको 4-5 बार कर लेंगे और एक बार रिएक्शन आपके माइंड में आगे घूमने लगेगी, जब भी आप करें अपना कर्सर साथ में लेके करें या आप लिख कर करें, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपको लर्न रहेगी, और जितनी चीज़ें लर्न रहेगी आपके मार्क्स उतने ही मैक्सिमाइज होंगे, चाहे से जेई मेन हो या जेई एडवांस हो। तो डू इट अगेन एंड अगेन। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टाइम में फिर एक और टॉपिक लेंगे।